नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विधान ला क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज आपका एग्ज़ाम हुआ MPPSC का ADPU एग्ज़ाम, उसका जो खंड आ है सामान्य अध्ययन वाला पार्ट, उसके बारे में मैं आपका आंसर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जैसा कि पेपर एक टफ आया है, आपका टफ पेपर जो है वो आया है, और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आराम से पार कर सकते थे। इतना पेपर तो था अगर आप सही तरीके से इस पेपर को करते। तो देखते हैं इस पेपर का कैसे क्या उत्तर होता। तो जैसे कि बाण सागर जल विद्युत परियोजना, इसके बारे में मैंने जो MCQ आपसे कराए थे, जो पेपर कराया था मैंने, उसमें इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन में नहीं है, तो ये प्रश्न गलत होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होना था सोन नदी, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए प्रश्न डिलीट होगा। बाण सागर जो जल विद्युत परियोजना है वो सोन नदी पर है। दूसरा, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो जो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है वो ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, परंतु ये जो डोलोमाइट है ये नवीनीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डोलोमाइट। फिर अगला जो प्रश्न हुआ है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी मैंने आपको कराया था MCQ में। सतपुड़ा जो ताप विद्युत केंद्र वो बैतूल सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र मैंने आपको कराया था MCQ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये भी मैंने आपको कराया था। इसका सही उत्तर है दमोह। मैग्नीज दमोह में नहीं, बालाघाट जिले में होता है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। ये भी मैंने आपको कराया था MCQ सीरीज में। मॉडल पेपर जो मैंने कराए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके हूबहू आए हैं, जबकि थोड़ा मैं लेट जुड़ पाया विधान लॉ क्लासेस से, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल उपलब्ध नहीं करा पाया। परंतु जो भी मैंने कराया उससे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं पुराने वीडियो जो डले हुए हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? तो इसमें से अगर हम देखें, जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो पाथरखेड़ा जो कोयला क्षेत्र है ये सारणी बैतूल जिले में स्थित है। तो जो सारणी ताप विद्युत केंद्र वाला इलाका है पाथरखेड़ा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम देखें तो 6th प्रश्न जो है, जलवायु के अनुसार निम्न में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? जैसा हम सभी जानते हैं कि जो सितंबर से लेकर सितंबर अक्टूबर का महीना है वो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। ऑप्शन बी इसमें सही था। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे पठार पूछा था इन्होंने, तो मालवा का पठार जो है वो काली मिट्टी के लिए मध्य प्रदेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है मैकाल। सतपुड़ा का जो पूर्वी श्रेणी कहलाती है वो मैकाल श्रेणी कहलाती है। अगला है, धसान एवं बीना नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो धसान और बीना दोनों नदियां बेतवा नदी की सहायक नदी हैं। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत, ये भी मैंने आपको कराया था। भिंड जो है मध्य प्रदेश में सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला है। अगला देखते हैं 11वां प्रश्न। मैं इंग्लिश में नहीं करा रहा हूँ, केवल हिंदी सेक्शन आपको करा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया था कि लुसाने जो है, जो स्विट्जरलैंड का लुसाने है, इसे विश्व के खेल का मैदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर स्थित, ये भी मैंने आपको कराया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो यह मिताली राज, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज, उनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, तो भारत में 29 अगस्त जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर अगला प्रश्न है, संगाई त्योहार, तो संगाई जो है वो मणिपुर का त्योहार है संगाई। फिर अगला है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना में, तो अगर हम भारतीय सेना की जो अभी वर्तमान में अग्निपथ योजना आई है उसमें अगर हम देखें तो 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु जो है यहाँ पे इसमें किया गया, एक्सटेंड की गई थी, पहले कम थी, इसमें 17.5 से 23 वर्ष जो है इसमें मानी गई है आयु। फिर अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डी.पी. सिंह जो कि शिक्षा सलाहकार
नियुक्त किया गया है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। फिर अगला प्रश्न मसाई मारा। तो मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो केन्या का काफी प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, मसाई मारा अभ्यारण्य केन्या। फिर अगला है मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति। तो इसमें अधिकतम 2 जीवित संतानों के लिए जो 16,000 की राशि मिलती है, अधिकतम 2 जीवित संतानों के लिए, ऑप्शन बी इसमें सही है। फिर है मध्य प्रदेश स्किल सेल अभियान का उद्देश्य। तो ये इसका ऑप्शन ए सही है, स्किल सेल एनीमिया के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद है सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोबारचेव का निधन जो है वो 91 वर्ष 91 ईयर्स ओल्ड थे। ये सोवियत यूनियन के नेता थे और उनका निधन 91 ईयर की एज में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदौर शाखा के अध्यक्ष, इसके संबंध में एक्यूरेट जानकारी मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं अगली क्लास में आपको अपडेट करा दूंगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 22वां, जाम नदी के तट पर कौन सा मेला लगता है? तो ये जाम नदी के तट पर गोटमार मेला जो है वो काफी प्रसिद्ध है जाम नदी के तट पर। फिर अगला है मांदर और दफड़ा किस्से। तो ये छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र है, छत्तीसगढ़ में गायन शैली है, उसमें वाद्य यंत्र यूज होते हैं, मिट्टी के बनते हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र है मांदर और दफड़ा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान। तो दंती दुर्ग जो है वो की राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहे जाते हैं और दंती वर्मन द्वितीय भी इनका नाम हमें मिलता है, और इन्होंने जो है राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने ही हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया था उज्जैन में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती। तो अबुल फजल ने जो है वर्णन किया है, ये अकबर के समय की बात है, और रानी दुर्गावती के संबंध में अबुल फजल ने उनको काफी वीर रानी बताया, और उन्होंने जो चौरागढ़ की लूट की घटना का भी अपनी कहानियों में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है शरद जोशी। तो शायद मेरे हिसाब से ये प्रश्न भी गलत होगा, है ना, ये प्रश्न भी गलत हो सकता है। इसमें केवल एक ही रचना जो है दूसरी सतह, इसमें केवल एक ही रचना है दूसरी सतह जो शरद जोशी की है, बाकी अन्य रचनाएं शरद जोशी की नहीं। ऐसे परिक्रमा जो है महादेवी वर्मा का युग चरण भी अलग है। तो ये जो दूसरी सतह है जो ये ही केवल शरद जोशी की है, बाकी इसमें से तीनों शरद जोशी की नहीं। और प्रश्न पूछा गया ऐसा कि शरद जोशी से संबंधित नहीं है, तो ये प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डिलीट होगा ये प्रश्न, या एक से अधिक ऑप्शन देगी एमपीपीएससी। इसके बाद है 27, निम्न में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था। तो अगर यह जनजाति का मुख्य व्यवसाय होता है लौह शिल्प का, अगर यह जनजाति का मुख्य व्यवसाय होता है लौह शिल्प का। इसके बाद 28वां प्रश्न था, आदिवासियों की बोली में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने के लिए सामुदायिक रेडियो, लगातार 2 बार एमपीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछ लिया है, और सही उत्तर है इसका वन्या रेडियो प्रोग्राम, ठीक है, वन्या रेडियो। फिर अगला प्रश्न है अवध किशोर जड़िया। तो अवध किशोर जड़िया के संबंध में यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, चिकित्सा और साहित्य एवं शिक्षा, क्योंकि अवध किशोर जड़िया जो है वो बुंदेलखंड छतरपुर जिले से आते हैं, और ये आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं, और साथ साथ ये बुंदेली कवि और बुंदेली लेखक भी हैं। तो हो सकता है इसमें 2 ऑप्शन सही माने, है ना, हो सकता है इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। चूंकि इसमें शिक्षा ऑप्शन जुड़ा है साहित्य के साथ, तो हो सकता है इसको ना वो एक्सेप्ट करें, परंतु चिकित्सा 100% सही है और साहित्य भी सही है। अब इसका देखते हैं क्या ऑप्शन माना जाता है। चिकित्सा ए और बी ऑप्शन दोनों हो सकते हैं इसके सही। इसके बाद अगला प्रश्न पद्मावत ग्रंथ में। तो इसमें भी ऑप्शन गलत समझ में आ रहे हैं पद्मावत ग्रंथ में, क्योंकि पद्मावत ग्रंथ में जो है आपको मिलेगा घूमर डांस मिला है, और ये इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में, ठीक है ना। तो हो सकता है ये प्रश्न भी गलत हो जाए, क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं है। एमपीपीसी अपने हिसाब से क्या तर्क लगाता है पद्मावत के संबंध में, तो ये देखना होगा। अगला प्रश्न है 31वां, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने का एक प्रमुख इकाई है। तो ये सामान्य सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है सीडैक।
CDAC। निम्न में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो आर्टिफिशियल से सीधे संबंधित नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्किंग दूसरा पार्ट है हमारी कंप्यूटर साइंस की शाखा का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेगासस। तो पेगासस पे काफी विवाद चल रहा था और ये एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है पेगासस। पेगासस क्या है? एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है पेगासस, एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी सही है इसका। फिर अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, तो इसमें आप इसको मैंने आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मैंने 2 वीडियो डाले थे उसमें इसका सही उत्तर मैंने आपको बताया था और ये है मेघराज। ऑप्शन ए सही था इसमें, मेघराज। इसका सही उत्तर है मेघराज। फिर डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति, तो IT एक्ट 2000, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 था उसमें डिजिटल सिग्नेचर को वैधानिक जो है स्वीकृति प्राप्त हुई थी। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न है 36, इंटरनेट पर डेटा आदान प्रदान को सुरक्षित करने के लिए SSL, तो ये सॉकेट सिक्योरिटी लेयर्स, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर इसमें यूज होती है। प्रश्न का सही उत्तर है बी, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं? तो ये क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति के प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है, तो यह है स्वयं। ये 3 प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने स्वयं पोर्टल लॉन्च किया और यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके बाद जो अगर हम बात करें 5G फ्रिक्वेंसी की, तो इसके संबंध में मेरे हिसाब से उत्तर 1 गीगाहर्ट्ज जो 6 होना चाहिए, परंतु इस प्रश्न में संशय है थोड़ा सा। तो अब देखते हैं इसका क्या उत्तर सही मानती है आयोग, क्योंकि अभी जो भारत में स्वीकृत बैंड है उसका कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। तो हो सकता है ये प्रश्न का उत्तर जो है बी सही हो मेरे हिसाब से, पर इसमें डाउट है थोड़ा सा। तो आप देखते हैं आयोग इसको क्या सही उत्तर मानती है। और अगला प्रश्न है माइक्रो ब्लॉगिंग। तो माइक्रो ब्लॉगिंग के संबंध में मैंने बहुत विस्तृत चर्चा भी की थी और इसका सही उत्तर है ट्विटर। ये सभी पे बना होगा जिसने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने वीडियो बनाया था, 3 या 4 वीडियो मैंने डाले थे उसमें एक क्वेश्चन इसका भी था माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के संबंध में, ये मैंने बताया था आपको। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज दिवस, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। फिर इसके बाद है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है, इसमें अगर हम सही ऑप्शन देखें, केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ाना, स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना, राज्य सरकार की स्वायत्तता सुनिश्चित करना या ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। तो इसका सही उत्तर होगा बी। हालांकि ये स्थानीय शक्ति संचालित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों की भी स्थापना होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला है उज्जवल जनजातीय संस्कार। उज्जवल जनजातीय संस्कार हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो इसको देखा जाएगा बाद में। 43 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में। फिर अगला है प्रश्न 44, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सामान्य ऐसा क्वेश्चन था, राष्ट्रपति जो है वह किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। फिर अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 168। जो आर्टिकल 168 प्रावधान करता है कि भारत के राज्यों के लिए राज्य विधानमंडल के गठन का प्रस्ताव हो। ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 168। फिर अगला प्रश्न है, आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम ABP मध्य प्रदेश में 2018 में शुरू किया गया था। ABP प्रोग्राम जो था मध्य प्रदेश में 2018 में शुरू किया गया था। इसके बाद है मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में
मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का जो हिस्सा अगर हम देखें तो वो 32% है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है उसका हिस्सा 32% है। फिर अगला प्रश्न है, किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोटा अनाज। मोटा अनाज को जो है वो सुपर फूड कहा जाता है सामान्य तौर पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर थी 20.3%। 2011 की तुलना में 2001 और 11 में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 20.1% थी। फिर आखिरी प्रश्न है, 2021-22 अग्रिम अनुमानों के आधार पर मध्य प्रदेश के स्थिर भावों के आधार पर, और इसमें आधार वर्ष है 2011-12, प्रति व्यक्ति आय, तो इसमें प्रति व्यक्ति आय इस वर्ष में थी 63,345 रुपया। तो आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। ये मेरे द्वारा दिए गए जो उत्तर थे इसके, और इसमें दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका सही उत्तर जो है वो एक्यूरेट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होना चाहिए, तो आयोग के ऊपर है उसको क्या मानेगा, क्योंकि उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डेटा अपने आप में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आप आयोग की आंसर सीट आएगी तो उसमें हम कन्फर्म कर लेंगे। बाकी मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है और सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। और पेपर का जो स्तर की अगर हम बात करें तो पेपर का स्तर जो है वो मध्यम से भी थोड़ा सा इसको टिपिकल मानेंगे, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे थे कि आप आराम से इस प्रश्न पत्र में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी उसको पार करके कुछ और भी अंक लाए जा सकते थे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। आप अपने प्रश्न पत्र को मिला सकते हैं और आगे की बात अन्य वीडियो में आपसे करता हूँ। धन्यवाद।